नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी 20 का दांत में पहले हम पढ़ेंगे लेखक का परिचय, फिर उसके बाद लेखक से कितना ऑब्जेक्टिव बनता है वो देखेंगे, फिर लेखक का कितना ऑब्जेक्टिव बनता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 20 का दांत से कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का परिचय। नलिन विलोचन शर्मा का परिचय, आइए पढ़ते हैं नलिन विलोचन शर्मा जी का परिचय। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 1916 ईस्वी में बिहार के पटना बदरघाट में हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के बदरघाट में हुआ था, जो कि पटना में है। कुछ किताबें में लिखा हुआ है कि पूर्णिया में हुआ था। कुछ किताबों में लिखा है कि पूर्णिया बिहार में हुआ था और कुछ किताबों में लिखा गया है कि पटना में हुआ था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन में अगर पटना दिया रहेगा तो पटना मारिएगा, पूर्णिया दिया रहेगा तो पूर्णिया मारिएगा। अगर ऑप्शन में पटना और पूर्णिया दोनों रहेगा तो आपको पटना ही मारना है। आपको आंसर पटना ही मारना है। अगर पटना न रहे तब पूर्णिया मारना है आपको। आइए इसका जीवन परिचय देखते हैं। लेखक का परिचय बहुत इम्पोर्टेंट आता है, कोई भी कहानी, निबंध, सब चीज़ के लिए। लेखक के बारे में जानिएगा तो उसके बाद आपको सारा कहानी समझ में आ जाएगा। पूरा नाम नलिन विलोचन शर्मा, जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। पूरा नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा ही था। जन्म स्थान पटना सिटी बिहार में हुआ था। पिता का नाम राम अवतार शर्मा, माता का नाम ललिताबाई शर्मा थी और पत्नी का नाम कुमुद शर्मा थी। पिताजी का नाम क्या था नलिन विलोचन शर्मा जी का? रामा अवतार, माता का नाम ललितावती और पत्नी का नाम कुमुद शर्मा थी। आइए इनका शिक्षा के बारे में देखते हैं, इन्होंने क्या क्या किए हैं। शिक्षा के बारे में देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी के शिक्षा के बारे में देखते हैं। उन्होंने संस्कृत में एमए किए हैं, हिंदी में भी एमए किए हैं। संस्कृत में भी एमए किए हैं और हिंदी में भी एमए किए हैं। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक भाषाएं संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन। पेशा हिंदी के प्रधानाध्यापक, कवि, आलोचक, प्रमुख रचनाएं हैं। ये सब जो है ये सब नलिन विलोचन शर्मा जी का प्रमुख रचनाएं हैं। क्या क्या रचनाएं हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पेश, हिंदी, प्राध्यापक, कवि, आलोचन, प्रमुख रचनाएं हैं। किन की रचनाएं हैं? तो नलिन विलोचन शर्मा जी के रचनाएं हैं। और 20 के दांत कहानी, 20 के दांत जो कि अभी अपना लोग पढ़ रहे हैं कहानी है, ये भी किन की रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। नकेन के परपद किन की रचना है? तो कविता संग्रह। नकेन के परपद क्या है? तो कविता है। 20 के दांत क्या है? तो कहानी है। दृष्टिकोण आलोचना है। दृष्टिकोण क्या है? आलोचना। ये सब कौन लिखे हैं? तो नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखे हैं। अगला पॉइंट है साहित्य का इतिहास दर्शन। किन की रचना है? नलिन विलोचन शर्मा जी का रचना है। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी आलोचना है। मानदंड, ये निबंध है। साहित्य तत्व और आलोचना, ये भी आलोचना ही है। ये सब जो पढ़ रहे हैं ये नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। इन्होंने ये सब कहानी, निबंध, आलोचना को लिखे हैं।
हिंदी उपन्यास विशेष प्रेमचंद आलोचना निबंध 12 सितंबर 1961 में पटना बिहार। कहाँ के रहने वाले थे नलिनी बिलोचन शर्मा जी? तो पटना बिहार के रहने वाले थे। आइए इनके माता पिता के परिचय पढ़ते हैं। इनके माता और पिताजी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे इनका शिक्षा और करियर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इनके ऑब्जेक्टिव। माता पिता के बारे में आइए पढ़ते हैं। पिता रामा अवतार शर्मा संस्कृत, दर्शन, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं के विद्वान, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत में से एक हैं। इनके पिताजी जो थे उन्होंने शर्मा संस्कृत, दर्शन, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं में विद्वान, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत में से एक हैं। राम अवतार शर्मा की विधता और प्रगतिशील दृष्टि ने नलिनी बिलोचन शर्मा के व्यक्तित्व और लेखनी का प्रभावित किया है। नलिनी बिलोचन शर्मा जी जो पिताजी थे ये भी एक कवि थे। वो भी कहानी लिखा करते थे, निबंध, बहुत सारा चीज़ लिखे हैं। किन किन भाषा में, ये सब उनके लिखा हुआ आप देख रहे हैं, अभी पढ़ाए भी। माता ललिता शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम ललितावती शर्मा था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता की क्या नाम था? तो ललितावती शर्मा था। तो आइए इनके शिक्षा और करियर के बारे में देखते हैं। इन्होंने शिक्षा और करियर में क्या क्या किए, नहीं किए। नलिनी बिलोचन शर्मा ने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की। नलिनी बिलोचन शर्मा जी ने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत में एमए की डिग्री प्राप्त की थी। क्वेश्चन पूछ लेगा, एमए की डिग्री नलिनी बिलोचन शर्मा जी ने कौन से विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। उन्होंने जैन कॉलेज आरा में अध्यापन कार्य शुरू किया। उन्होंने जैन कॉलेज आरा में अध्यापन कार्य शुरू किया और बाद में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में वह कार्य किए। पहले उन्होंने आरा में जैन कॉलेज का स्थापना किया, फिर बाद में पटना के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में उन्होंने काम किए। उनकी विधता और आलोचनात्मक दृष्टि से उन्हें हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान दिलाया। नलिनी बिलोचन शर्मा जी का विद्या और आलोचना जो अभी पढ़ रहे हैं, ये सब लिखकर उन्होंने अपना साहित्य जगत में विशेष स्थान प्राप्त कर लिए हैं। आइए इनके योगदान के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव, नलिनी बिलोचन शर्मा हिंदी साहित्य में नकेनवाद आंदोलन के 3 प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे। नलिनी बिलोचन शर्मा जी जो थे साहित्य में नकेनवाद आंदोलन के 3 प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे। उन्होंने आलोचना, कविता, कहानी, निबंध, जीवनी आदि विधाओं में लेखन किए। नलिनी बिलोचन शर्मा जी क्या क्या चीज़ लिखे हैं? आलोचना लिखे हैं, कविता, कहानी, निबंध, जीवनी आदि विधाओं में लेखन किए हैं। उनकी आलोचनाएं और पुस्तक समीक्षाएं हिंदी साहित्य को नवीन रूप से आंदोलन करने में सफल रही है। उनका जितना भी आलोचना, निबंध, कहानी लिखा गया है वो कुशल है, समाज के लिए कुछ नया लेकर आए हैं।
नलिन विलोचन शर्मा का निधन 12 सितंबर 1961 को पटना में ही हो गए। नलिन विलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हो गए थे? तो 12 सितंबर 1961 में। कहाँ पे? तो पटना में हो गए थे। वे मात्र 45 वर्ष की आयु में ही संसार को विदा हो गए। वे मात्र 45 वर्ष के आयु में ही संसार को छोड़ दिए थे। प्रारंभिक शिक्षा जो है इन्होंने बिहार से ही प्राप्त की थी। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने बिहार से ही प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा के लिए पटना विश्वविद्यालय गए हैं, वहीं से इन्होंने हिंदी साहित्य में उच्च डिग्री प्राप्त की। गांव में ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बिहार से ही, पटना से ही शुरुआत की है और पटना विश्वविद्यालय में गए और वहीं से उन्होंने हिंदी साहित्य में उच्च डिग्री प्राप्त की है। आइए इनके कार्य के बारे में जानते हैं। इन्होंने कौन कौन से कार्य को किए हैं। वे पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रधानाध्यापक रहे। नलिन विलोचन शर्मा जी जो थे पटना विश्वविद्यालय में पढ़े भी, वहाँ से उच्च डिग्री भी लिए, एमए भी किए और वहाँ के विभाग में प्राध्यापक भी रहे। साहित्य, आलोचना और कहानी लेखन तीनों क्षेत्र में उनका योगदान रहा। वो अपना योगदान तीनों क्षेत्र में दिया, आलोचना में भी, कहानी में भी, निबंध में भी, लेखन में भी। तीनों क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी जो थे हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और कवि थे। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार कवि थे। कौन थे? तो नलिन विलोचन शर्मा जी थे। उन्होंने साहित्य में परंपरा और आधुनिकता को जोड़ने का काम किया। उन्होंने अपने कहानी में परंपरा और आधुनिकता को जोड़ने का काम किए हैं। उनकी भाषा सरल और व्यंग्यपूर्ण और प्रभावशाली मानी जाती है। वो जो अपने कहानी में, आलोचन में जो लिखते थे, बहुत ही सरल और सटीक भाषा लिखते थे, जो कि एक समाज को उन्नति कर ले जाए। किस प्रकार से, उस प्रकार से भाषा लिखते थे कि कोई भी पढ़ के उसे समझने में आसान हो जाए। उन्होंने कहानी, आलोचन और निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रचनाएं दी है। तो आइए क्या क्या रचनाएं दी है। विष के दांत प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं। विष के दांत एक प्रसिद्ध निबंध लेखक है। रूप की खोज, काव्य चिंता, आलोचन की प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य के रूपरेख इनकी प्रमुख कृतियां हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी का प्रमुख कृतियां हैं। विष की दांत प्रसिद्ध निबंध, रूप की खोज, काव्य चिंता, आलोचना की प्रवृत्ति, हिंदी साहित्य की रूपरेखा। किनकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो नलिन विलोचन शर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आइए इनके विशेषता के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नलिन विलोचन शर्मा जी से जितना संपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनता है, सिर्फ उनके परिचय से उस ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद जो पढ़ेंगे विष के दांत से जितना संपूर्ण सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो पढ़ेंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, कब कौन क्वेश्चन पूछा गया है। विशेषता, उनकी लेखनी में गंभीरता के साथ साथ हास्य और व्यंग्य की तरका भी मिलती है। हास्य और व्यंग्य का मतलब होता है कि उनके कहानी में आप हंस भी दीजिएगा और रो भी दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से लिखते थे। साहित्य और समाज के गहरे मुद्दे को वे सरल ढंग से प्रस्तुत करते थे। समाज में जो चल रहे हैं
उनको कैसे ठीक करना है, क्या करना है, नहीं करना है, बहुत ही सरल भाषा से उन्होंने लिखा करते थे। तो आइए एक छोटा सा निष्कर्ष पढ़ते हैं इनके बारे में। निष्कर्ष पढ़ते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ आलोचक और निबंधकार माने जाते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा जो थे आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ आलोचक और निबंधकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और विद्यार्थियों के लिए साहित्य को समझाना यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर तरीक़ा से समझाया गया है। नलिनी बिलोचन शर्मा जी का परिचय से उनसे कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1916, 1920, 1910, 1925। इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इनका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? अभी हम सब ने ऊपर पढ़ चुके हैं, 1916 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म स्थल कहाँ है? नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म स्थल कहाँ है? हमने पहले ही ये सब क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। पटना बिहार, पूर्णिया बिहार, गया बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार। ऊपर में क्या पढ़े थे कि बहुत सारे किताब में पटना बिहार दिए गए हैं और बहुत सारी किताब में पूर्णिया बिहार दिए गए हैं। अगर ऑप्शन में दोनों होगा तो पटना को मारना है, पटना इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन में पटना नहीं रहेगा तो इसका आंसर पूर्णिया सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में मेरा पटना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है आइए देखते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? नलिनी बिलोचन शर्मा जी जो हैं वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? गणितज्ञ, हिंदी साहित्यकार और आलोचक, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक। नलिनी बिलोचन शर्मा जी किसके लिए प्रसिद्ध है? हिंदी साहित्यकार और आलोचक के लिए, हिंदी साहित्यकार एवं आलोचक के लिए प्रसिद्ध हैं शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है? नलिनी बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? तो 1957 में हुआ था, सॉरी 97 में। 1997 में नलिनी बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु हो गया था। कहाँ पे? तो पटना में ही हुआ था इनका मृत्यु, मात्र 45 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है? नलिनी बिलोचन शर्मा ने किन विधाओं में योगदान दिया? नलिनी बिलोचन शर्मा ने किन विधाओं में योगदान दिया? कविता, निबंध, कहानी और आलोचना में। कविता, निबंध, कहानी और आलोचना में इन्होंने योगदान दिए। केवल कविता नहीं, केवल कहानी नहीं, केवल निबंध ये भी नहीं, उन्होंने कविता में योगदान दिए, निबंध में योगदान दिए, कहानी में योगदान दिए, आलोचना में योगदान दिए। इसका आंसर सही हो जाएगा ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करना है, नलिनी विलोचन शर्मा ने कौन सी प्रसिद्ध रचना लिखी। नलिनी विलोचन शर्मा जी का कौन सी प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध रचना है, तो विष का दांत। विष का दांत इनका प्रसिद्ध रचना है। धीरे धीरे एंट्री मार रहे हैं विष के दांत कहानी की ओर। ये नलिनी विलोचन शर्मा जी का परिचय है, और परिचय से कितना ऑब्जेक्टिव बनता है हमने वो देख रहे हैं अभी। उसके बाद विष के दांत कहानी से ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि उनसे कितना ऑब्जेक्टिव बना है, और उन चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहना है, नलिनी विलोचन शर्मा का कार्य क्षेत्र किस विद्यालय से जुड़ा था, तो पटना विश्वविद्यालय से जुड़ा था। नलिनी विलोचन शर्मा जी का कार्य क्षेत्र किस विश्वविद्यालय से जुड़ा था, तो पटना विश्वविद्यालय से जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहना है, शर्मा के लेखनी की विशेषता क्या है। नलिनी विलोचन शर्मा जी की जो लेखनी का विशेषता क्या थी, वो जो किस प्रकार से लिखती थी, अभी ये हमने ऊपर पढ़े, उन्होंने बहुत ही सरल और आसान भाषा में अपना कहानी, निबंध, आलोचना लिखा करता था। तो गंभीरता और व्यंग की मिश्रण, उनके कहानी में इमोशनल भी रहता था, हंस भी सकते थे, रो भी सकते थे। बहुत प्रकार के सामाजिकता को लेकर उन्होंने कहानी लिखा करते थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। नलिनी विलोचन शर्मा की भाषा शैली कैसी थी। नलिनी विलोचन शर्मा जो थी, उन्होंने जो कहानी, निबंधकार, जो निबंध सब जो लिखता था, उनका भाषा यानी लिखने की शैली कैसी थी, आसान, कठिन, कैसा था, कठिन और जटिल, सरल और प्रभावशाली थे। कैसा था, सरल और प्रभावशाली थे, सरल और प्रभावशाली थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है, नलिनी विलोचन शर्मा का उद्देश्य साहित्य में क्या था। नलिनी विलोचन शर्मा का उद्देश्य साहित्य में क्या था, परंपरागत और आधुनिकता को जोड़ना। सही बात, उनका उद्देश्य क्या था, परंपरा और आधुनिकता को जोड़ना था उद्देश्य इनका, नलिनी विलोचन शर्मा जी का। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आइए अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक में हमने जो भी पढ़े वो लेखक के परिचय पढ़े, लेखक का परिचय पढ़े, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सी रचना की, उन्होंने कौन कौन सी कहानी लिखे, निबंध लिखे, उनसे कितना ऑब्जेक्टिव बना, वो पढ़ें। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विष का दांत कहानी से पढ़ने वाले हैं। विष का दांत कहानी से हम पढ़ने वाले हैं, इनका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद हम देखेंगे विष की दांत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए पहले ये सब क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पास। आइए मेरा आज का पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आज का बोल दें, विष का दांत कहानी से, ये पहला क्वेश्चन है। विष का दांत कहानी के लेखक कौन है, विष के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिनी विलोचन शर्मा हो जाएगा। एक मिनट
माइक की बैटरी खत्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहना है, विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नलिनी विलोचन शर्मा जी। ये सब हम सब ने ऊपर पढ़ चुके हैं, तो फटाफट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है। कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मदन, खोखा, सेन साहब, ड्राइवर। तो खोखा है। कहानी के मुख्य पात्र कौन है? खोखा। खोखा कौन से भाषा का शब्द है? तो बंगाली भाषा का शब्द है खोखा। बंगाली भाषा का शब्द खोखा लड़की को कहा जाता है और खोखी लड़की को कहा जाता है। तो कौन से भाषा के शब्द है? पूछ लेगा खोखा कौन से भाषा का शब्द है? तो बंगाली भाषा का शब्द है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोखा। कहानी का मुख्य पात्र विष के दांत, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो खोखा है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है, सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में भेदभाव था। सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में भेदभाव था। तो सेन साहब के जो घर में थे, लड़कियों को बहुत ही शोषण करके रखते थे, बहुत ही सोसाइटी में रखते थे, और लड़के खोखा एक अकेले लड़का था और उसे नहीं मारता था सेन साहब, ने कुछ बोलता था। तो लड़की को बहुत शासन में रखता था, लड़की को बहुत ही शासन में रखते थे सेन साहब। और खोखा जो था, खोखा उनको आज़ाद छोड़ दिया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है, कहानी में विष के दांत का प्रतीक क्या है? कहानी में जो दिखाया गया है, कहानी में एक अमीरी और गरीबी के भेदभाव के बारे में दिखाए गए, और लेखक ने उसे किस प्रकार के दिखाया है? तो एक दांत के वजह से, दांत टूटने की वजह से दिखाया गया है। कहानी में विष का दांत का प्रतीक क्या है? समाज में असमानता और अत्याचार। समाज में असमानता और अत्याचार के अमीर लोग गरीब लोग पे कैसे शोषण करते हैं, कहानी में ये दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 5। मदन ने खोखा का दांत क्यों तोड़ा? मदन ने खोखा के दांत क्यों तोड़ा? खोखा जो थे, मदन लोग लट्टू नचा रहे थे, मदन लट्टू नचा रहे थे अपने दोस्त सबके साथ। वहाँ पे खोखा गया और अमीरी होने का घमंड दिखाने लगा, ज़बरदस्ती कहा कि हमको भी लड्डू दो, हम भी नचाएंगे। तो मदन को, अमीरी गरीब को जो बात बोला ना, मदन को बढ़ गया गुस्सा, तो मदन ने मार के खोखा के दांते तोड़ दिया था। क्वेश्चन का क्या कहना, मदन ने खोखा के दांत क्यों तोड़ा? अमीरों के अहंकार और शोषण के प्रतीक के रूप में। अमीरों का अहंकार, मदन ने जो खोखा जो दांत तोड़ा था, वो दांत ने अमीरों का अहंकार तोड़ा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। कहानी का संदेश क्या है? विष का दांत कहानी का संदेश क्या है? बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए, अमीर और गरीब में असमानता समानता होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। कहानी का संदेश क्या है? गरीबों और अमीरों में समानता होना चाहिए, दोनों में भाईचारा होना चाहिए। कहानी यही सिखाना चाह रहे हैं हम सबको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहना है, कहानी में ड्राइवर किससे विवाद करता है? कहानी में ड्राइवर मदन से विवाद करता है। क्यों करता है? तो सेन साहब के जो कार रहते हैं साढ़े 7,000 के, मदन उनको छू देता है। मदन छूता नहीं, उनके पास में भटक रहे थे,
तो सेन साहब के ड्राइवर बोले कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, नहीं वरना हम तुमको मारेंगे। मदन लंपट था, मदन जो था वो लंपट किस्म का बच्चा था, बहुत ही होता है ना कि नादान बच्चा, मारपीट करने में, गांव गरीब लोग मारपीट करने में बहुत आगे रहता है। मदन को बढ़ गया गुस्सा और उनकी मम्मी भी वहीं पर थी। मदन सेन साहब के ड्राइवर से बस लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मदन ने कहानी में ड्राइवर किससे विवाद कर रहा था? तो मदन से विवाद कर रहा था। क्यों? क्योंकि कहानी में ड्राइवर किससे विवाद करता है? तो मदन से विवाद करता है। क्यों करता है अभी हमने समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहना है? सेन साहब के घर में किसे अधिक स्वतंत्रता दी जाती थी? तो लड़के को। सेन साहब के घर में ज़्यादा अधिक स्वतंत्रता किसे दी जाती थी? तो लड़के को दी जाती थी, लड़कियों को बिल्कुल नहीं। लड़की जो हंसती थी उनका आवाज़ घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इनका क्वेश्चन ही नहीं है, तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं इसका ऑप्शन पढ़ के। ऑप्शन का अनुसार इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा जानते हैं? खोखा को स्वतंत्रता जो दी गई थी उसको क्या चीज़ में, मतलब कि सेन साहब ने खोखा जो लंपटगिरी कर रहा था उसको क्या चीज़ का कमी था? खोखा जो इतना लंपटगिरी कर रहा था उनको क्या चीज़ की कमी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक स्वतंत्रता और निगरानी की। खोखा को अधिक स्वतंत्रता दे दिया था, इसलिए वो हरामीगिरी कर रहा था और निगरानी की भी कमी थी। सेन साहब उनको आज़ाद छोड़ दिया था। किनको? तो खोखा को। क्वेश्चन नंबर 10, कहानी का लेखक समाज में क्या उजागर करना चाहता है? अमीरों और गरीबों में असमानता। कहानी में जो कवि नलिन विलोचन शर्मा जी जो है वो क्या चीज़ को उजागर करना चाहता है? समाज में अमीर और गरीब में असमानता। क्वेश्चन नंबर 11, विष के दांत कहानी किस शैली में है? विष के दांत कहानी किस शैली में है? व्यंग्यात्मक और सामाजिक आलोचना में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मदन और खोखा की लड़ाई किस घटना कारण हुई? मदन और खोखा की लड़ाई किस घटना के कारण हुई थी? अमीरों और गरीबों के अधिकार को लेकर, खेल को लेकर, भोजन को लेकर, पढ़ाई को लेकर। अमीरों और गरीबों के अधिकार को लेकर, क्योंकि खोखा जहाँ पे मदन खेल रहे थे वहाँ पे खोखा जाके अमीर गरीब के बात करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कहना है? सेन साहब किस प्रकार के व्यक्ति था? सेन साहब जो थे वो किस प्रकार के व्यक्ति थे? किस प्रकार के व्यक्ति थे? गरीबों के मित्र? बिल्कुल नहीं। समाज में अमीरों को दबदबे वाले? जी हाँ, समाज में अमीरों के दबदबे चलता था।
अमीरों के सेन साहब के समाज में दबदबा चलता था। बच्चों के मित्र नहीं शिक्षक। कहानी में खोखा। कहानी में खोखा का व्यक्तित्व किस रूप में दिखाया गया है? लापरवाह और शरारती। कहानी में खोखा किस रूप में दिखाया गया है? लापरवाह और शरारती रूप में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। कहानी में समाज की असमानता दिखाने के लिए लेखक ने किस घटना को सहारा लिया? तो दांत तोड़ने की घटना को लेखक ने सहारा लिया। कहानी में जो समाज में असमानता फैला हुआ उसको दिखाने के लिए लेखक ने किसका सहारा लिया? तो दांत तोड़ने की सहारा लिया। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या कहना है? सेन साहब के घर में लड़कियों और लड़के का पालन पोषण किस प्रकार का था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या कहना है? कहानी में खोखा किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत है? कहानी में जो खोखा किसके रूप में प्रस्तुत है? अमीरों का अहंकार, गरीबों की मजबूरी और संघर्ष, बच्चों की शरारत, समाज के नियम। बच्चों की शरारत, अमीरों का अहंकार। किसमें? अमीरों का गरीबों की मजबूरी और संघर्ष। कहानी में खोखा किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत है? तो गरीबों की मजबूरी और संघर्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। मदन ने खोखा के दांत क्यों तोड़े? खेल में हारने के कारण, शारीरिक चोट के कारण, अमीरों का अहंकार और सामाजिक असमानता का प्रतीक दिखाने के लिए। अमीरों में जो अहंकार और सामाजिक के असमानता को दिखाने के लिए मदन ने खोखा का दांत तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 19। कहानी का संदेश क्या है? कहानी में संदेश क्या है? लेखक क्या दिखाना चाह रहा है? अमीरों का हमेशा दबदबा होता है, सामाजिक समानता के खिलाफ चेतावनी, बच्चों के अनुशासन सिखाना, लेखक में प्रतिस्पर्धा को महत्व होगा। क्वेश्चन का क्या कहना है? कहानी का संदेश क्या है? सामाजिक असमानता को खिलाफ चेतावनी। सामाजिक में जो असमानता फैली हुई है उसके खिलाफ चेतावनी। क्वेश्चन नंबर 20। लेखक ने कहानी में कौन सी शैली अपनाई? लेखक जो कहानी में कौन सी शैली अपनाई? तो व्यंग ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यंग मतलब क्या होता है कि कहानी जो लेखक लिखे हैं उनका कहानी पढ़ के आप रो भी दीजिएगा, हंस भी दीजिएगा, अच्छा भी लगेगा, खराब भी लगेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21। कहानी के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? अमीरों का अहंकार और गरीबों की स्थिति। कहानी में लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? अमीरों का अहंकार और गरीबों की स्थिति को दिखाना चाहते हैं। कौन? तो लेखक। क्या चीज़ में? कहानी में। कौन सी कहानी में? विष की दांत कहानी में लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? अमीरों का अहंकार और गरीबों की स्थिति को दिखाना चाहते हैं कि
अमीर लोग कितना अहंकारी होते हैं और गरीब लोग का स्थिति कैसा होता है। तो आइए नलिनी बिलोचन शर्मा जी के बारे में कुछ सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा जी के बारे में कुछ सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। नलिनी बिलोचन शर्मा जी के लेखनी का विशेषता क्या थी? नलिनी बिलोचन शर्मा जी का लेखनी की विशेषता क्या थी? उनकी भाषा सरल और स्पष्ट और प्रभावशाली थी। उनकी जो भाषा थी स्पष्ट, सरल और प्रभावशाली थी। उनके निबंध और कहानियों में व्यंग और गंभीरता का मिश्रण मिलता है। उनके कहानी में गंभीरता, यानी जो भी कहानी लिखे, जो भी निबंध लिखे हैं उसके पूरा डिटेल में जाके लिखे हैं, पूरा डिटेल में जाके लिखे हैं। कौन? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है? विष के दांत कहानी का मुख्य संदेश क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है विष के दांत जो है इस कहानी का संदेश क्या है, मुख्य संदेश क्या है? यह कहानी समाज में अमीर और गरीब के बीच असमानता और शोषण का उजागर करती है। सही बात। विष के दांत में जो कहानी है यह कहानी समाज में अमीर और गरीब के बीच असमानता और शोषण की उजागर करती है कि अमीर लोग गरीब लोग के ऊपर शोषण कैसे करते हैं, वो अमीर और गरीब में असमानता कैसा होता है, भेदभाव का भावना को दिखाता है। इस कहानी में नलिनी बिलोचन शर्मा जी ने यही दिखाए हैं। कहानी के मुख्य पात्र कौन है? कहानी के मुख्य पात्र खोखा, मदन, सेन साहब और ड्राइवर हैं। कहानी के मुख्य पात्र कौन है? कहानी के मुख्य पात्र कौन है? खोखा, मदन, सेन साहब और ड्राइवर हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कहानी में विष के दांत किसका प्रतीक है? कहानी में विष का दांत किसका प्रतीक है? समाज में अमीरों के अहंकार और गरीबों पर अत्याचार का प्रतीक है। क्या है? तो समाज में अमीरों के अहंकार और गरीबों पर अत्याचार के प्रतीक है। क्या है? तो विष के दांत। सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में भेदभाव किस पर था? सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में भेदभाव किस पर था? लिंग के आधार पर लड़कों को अधिक स्वतंत्रता मिली थी जबकि लड़कियों पर कड़ा अनुशासन था। हमने इनके बारे में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके हैं, सब्जेक्टिव भी पढ़ चुके हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कहना है? कहानी में खोखा का व्यक्तित्व कैसा दिखाया गया है? शरारती, निडर और कभी कभी लापरवाह। कहानी में जो खोखा का व्यक्तित्व कैसा दिखाया गया? शरारती, निडर और कभी कभी लापरवाह बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10। नलिनी बिलोचन शर्मा ने साहित्य में क्या योगदान दिया? इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि सब्जेक्टिव के लिए दूसरा वीडियो देखें, ऑब्जेक्टिव के लिए दूसरा वीडियो देखें, प्रीवियस ईयर वीडियो के लिए दूसरा वीडियो देखें, कहाँ लेखक परिचय के लिए दूसरा वीडियो देखें। हमने एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा देते हैं कि दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े। कहानी में क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है? नलिनी बिलोचन शर्मा ने साहित्य में क्या योगदान दिया? उन्होंने साहित्य में परंपरा और आधुनिकता का संतुलन स्थापित किया। उनके निबंध, आलोचना और कहानियों विद्यार्थियों और समाज में सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है।
उन्होंने जितना कहानी, आलोचना, निबंध जो लिखे हैं वो समाज में सोचने को मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये सब सोच के लिख कैसे लिए। जो लिखे हैं वो रियल बात है, एकदम रियल घटना अभी भी चल ही रहे हैं, बहुत ही फ्यूचर देख के लिख दिए वो। तो अब मेरा स्टार्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 20 के दांत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखे, लेखक का परिचय देखें। लेखक का परिचय में देखें कि उन्होंने कब क्या किया, कौन कौन सी रचना की। फिर उसके बाद लेखक का परिचय से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो देखें। फिर सब्जेक्टिव देखें। फिर अब जो देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 20 के दांत कहानी से कितने पिछले साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आइए देखते हैं। किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को बदल दिया। तो खोखा का अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को बदल दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ के आप आंसर दीजिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है, ऐसे ही लड़की आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो सेन साहब ने कही है। कौन कही है, तो सेन साहब ने कहा है। किसको कहा था, तो मदन को कहा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते, किसको कहा था, मदन को कहा था। कौन कहा था, तो सेन साहब ने कहा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म ईस्वी हुआ है। जन्म ईस्वी कब है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। 1914, 1915, 1916, 1917। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1916। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है, खोखा का दांत किसने तोड़ा, तो मदन ने तोड़ा। खोखा का दांत किसने तोड़ा, तो मदन ने तोड़ा। ये सब क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। तो आप क्वेश्चन और आंसर पढ़ते हैं और कब पूछा गया ये पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं क्या आंसर होता है। खोखा का दांत किसी ने तोड़ा, तो मदन ने तोड़ा। खोखा का दांत किसी ने तोड़ा था, तो मदन ने तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5, 20 के दांत पाठ के विधा है। 20 के जो दांत हैं, 20 के दांत पाठ के विधा है। यानी 20 के दांत क्या चीज़, निबंध है, व्यक्ति चरित्र है, कविता है, कहानी है। तो 20 के दांत क्या है, 20 के दांत कहानी है। 20 के दांत क्या है दोस्तों, तो 20 के दांत क्या है, कहानी है। क्वेश्चन नंबर 6, सेन साहब की कार की कीमत कितनी है। तो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 7,500। किस कलर के कार थे, तो ब्लैक कलर की, काला कलर के चमकीले कार थे। सेन साहब वो अपने कार से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा देखभाल, सुरक्षा। उनके लिए एक स्पेशल नौकर था साफ सफाई करने के लिए। सेन साहब के कार की कीमत कितने थे, तो 7,500 थे। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, तो खोखा है।
सेन साहब का आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है, क्योंकि खोखा 5 पुत्री के बाद हुए थे। 5 पुत्री के बाद हुए थे कौन? खोखा। इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा था, इसीलिए सेन साहब के आंख का तारा कौन था? तो खोखा था। मोटर को कई खतरा हो सकती है। किससे किससे खतरा हो सकती है? तो खोखा से। मोटर को कई खतरा हो सकती है, हो सकता है तो खोखा से हो सकता है मोटर को खतरा। यानी गाड़ी को किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिनी विलोचन शर्मा जी है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की बहनें थी। किनकी बहनें थी? तो खोखा के बहनें थी। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सेन साहब की बड़ी पुत्री का क्या नाम था? तो सीमा नाम था। छोटी के क्या नाम था? तो आरती नाम था। क्या नाम था? आरती नाम था। ये सब किनकी बहन है? तो खोखा की बहन है। क्वेश्चन नंबर 11, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ये किसने कहा था? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये किसने कहा था? तो किसी घमंडी, क्वेश्चन से बात चलता है, किसी घमंडी इंसान ने ही कहा होगा। किसने कहा होगा? किसी घमंडी इंसान ने कहा होगा। क्या कहा होगा? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12, नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो विष के दांत। कौन है? विष के दांत। नलिनी विलोचन शर्मा जी के द्वारा कौन सी कहानी लिखा गया है? विष के दांत। कब लिखा गया है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही आप पढ़ना चाहते हैं एक ही वीडियो में पूरा कहानी ख़त्म हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाए, बेहतर तरीक़ा से समझ भी जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कहना? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। मदन को कभी भी मार लग जाता था। मदन इतना लंपट था ही ना, कहीं भी मार कर लेता था, कहीं कोई भी उसको मार देता था और कहीं भी वो मार कर लेता था। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मार खाना मामूली बात था। किसके लिए? तो मदन के लिए। मदन किसका बेटा था? तो गिरधर के बेटा था। मदन किसका बेटा था? गिरधर के बेटा था मदन, जो कि एक गरीब फैमिली से था। क्या फैमिली से था? गिरधर गरीब फैमिली से था और मदन भी गरीब फैमिली से था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, सेन साहब के पांचों लड़की कैसी थी? सेन साहब के पांचों लड़की कैसी थी? तो सुशील थी। सेन साहब के पांचों लड़की सुशील थी, लेकिन एक लड़का खोखा वो नालायक था, बहुत ही बिगड़ा लड़का था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से संग्रह लिया गया है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। क्या लिया गया है? तो विष के दांत पाठ।
नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम है? नलिन विलोचन शर्मा का माता का क्या नाम है? तो लीलावती शर्मा। लीलावती शर्मा क्या किसका नाम है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी के माता जी के नाम है, तो लीलावती शर्मा नाम है। क्वेश्चन नंबर 17, मदन किसका बेटा है? 2023 में पूछा गया। मदन किसका बेटा था? तो गिरधर के बेटा। मदन किसका बेटा था? तो गिरधर के बेटा था। वकीफ शब्द का अर्थ क्या है? वकीफ शब्द का अर्थ क्या है? वकीफ शब्द का अर्थ क्या है? वकीफ शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? क्या है? वकीफ शब्द का अर्थ है परिचित। वकीफ शब्द का अर्थ क्या है? परिचित है। क्वेश्चन नंबर 19, सेन साहब की कितने लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आज का कहानी कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छी तरीक़ा से पढ़ ले, अच्छा जानकारी हो पाए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ऐसा एक ही वीडियो में सब चीज़ मिल जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेखक का परिचय, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।